रुकिए, इस देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी से चाहते थे कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाए, सेना सक्षम थी, हमारे हथियार सक्षम थे, फिर नरेंद्र मोदी जी किसके कारण बेबस होकर उन्होंने समझौता किया सीज फायर का? क्यों अपने आप को सरेंडर की उपाधि दिलवाने पे बेबस हुए? ये जो आप महंगाई के आंकड़े बता रही हैं मैडम, इसका छोटा जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूं। सर मैंने नंबर्स पूछे, नंबर्स बताइए सुब्रांश जी जल्दी से। 3 और मेहमान हैं, 3 और मेहमान है। अब आप सोचिए कि मैं 10 मिनट तक सर आपको वही बातें दोहराने दूंगी जो लगातार चर्चा में आप लोग उठाते रहे। मैं कहती हूँ नंबर्स पर बात कर लीजिए ना सर। बताइए महंगाई दर यूपीए शासनकाल में कितनी थी सर? शिवराज जी जल्दी से बताइए क्विकली सर, कितनी महंगाई दर थी यूपीए शासनकाल में? सर जल्दी से बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट सर कितनी महंगाई दर थी यूपीए शासनकाल के दौरान? मैडम इतनी ही महंगाई दर सर क्योंकि हाँ नंबर कितनी थी? परसेंटेज बताइए कितनी थी सर? सर जल्दी बताइए प्लीज सर, 618 हो गया, प्लीज जल्दी बताइए कितनी थी? उच्च महंगाई दर कितनी थी सर? अरे रुको, यूपीए काल में इतनी महंगाई दर थी सर कितनी थी? रुपए का मोटरसाइकिल मिलता था, 1 लाख रुपए का मिलता है। कितनी थी यूपीए काल में उतनी महंगाई दर? अरे उतनी कितनी थी सर? मिलता था 100 रुपए का। उतनी कितनी काल में इतनी महंगाई दर थी कितनी थी सर बताइए ना? 11% फिक्स डिपॉजिट था। 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोल घोटाला किसके शासनकाल में हुआ था सर? आपकी मजबूरी है, आप परसेंटेज नहीं बता पाएंगे। आपकी मजबूरी मुझे दिख रही है कि आपको परसेंटेज तक नहीं पता सर। आपकी मजबूरी देखिए कि आपको परसेंटेज नहीं पता। सीधा नंबर्स पूछ रही हूँ, आप नंबर्स नहीं बता सकते। एंड आई एम श्योर किशन जी यहाँ पर बैठे आपसे ज्यादा बेटर परसेंटेज बता देंगे। मैं पूछ रही हूँ कितना परसेंटेज था सर, बता पाएंगे तो बताइए। आप परसेंटेज के पीछे पड़ी हैं भाई, आप अंग्रेजी की स्टूडेंट हैं। अरे सर परसेंटेज पूछने पर, अच्छा एक मिनट सर, मैं अंग्रेजी की स्टूडेंट नहीं रहती। कितनी महंगाई प्रतिशत थी? हाईएस्ट सर, उच्चतम महंगाई दर कितना फीसद थी यूपीए शासनकाल के दौरान? उच्चतम महंगाई दर कितना प्रतिशत थी? कितना प्रतिशत थी सर यूपीए शासनकाल के दौरान उच्च महंगाई दर डिस्पाइट ऑफ सब्सिडीज जो आपने पेट्रोल डीजल पर दिए? कितनी थी सर? नहीं दे पाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं। आप मुझे घुमाते रहिए और मैं समय बर्बाद इस पर नहीं करूंगी, नहीं बर्बाद करूंगी समय। संजय जी आपको ले आती हूँ, चलिए नंबर्स पर क्विकली बात करते हैं। सिंह साहब उसके बाद मैं आपके पास एक बार काउंटर ले आऊंगी। संजय जी शुरुआत करते हैं। तमाम योजनाओं के बीच यूपीए शासनकाल ने बहुत सारी योजनाओं की नींव रखी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे वो बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने से लेकर हो, मनरेगा से हो, या फिर और बाकी बहुत सारी सब्सिडीज और जो नंबर्स उनके दौरान थे। जरा कंपैरेटिव स्टडी एक दे दीजिए, दोनों के समय क्या रही, कैसी रही? गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फॉलो पर। देखिए ऐसा अगर बात किया यूपीए गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, सरकार बनती है, सरकार देश के लिए काम करती है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर 11 साल की तुलना अगर हम 65 साल से करें तो कहीं 11 साल 111 साल के बराबर लगता है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, चाहे यूनिकॉर्न में देख लीजिए, तकरीबन 116 यूनिकॉर्न है। तकरीबन अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखेंगे, $550 बिलियन का बिजनेस कर रही है, जो 2015 में 103 बिलियन डॉलर का था। हम आते हैं एयरपोर्ट्स में, 74 हुआ करते थे, 170 या 160 हो चुके हैं। अब अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि वीट की फसल और किसानों की योजनाओं पे चर्चा कर रहे थे कि भाई एमएसपी पे किसानों को नुकसान हो रहा है। मैं तो यही बोलता, आंकड़े लेके बैठेंगे, हमारे बड़े भाई मित्र भी हैं, तो आंकड़ा ये बोलता है तकरीबन 1200 रुपए का वीट था एमएसपी का 2012 में, 2013 में, आज है 2450 रुपए का। बोलोगे तो एक एक क्रॉप की आपको प्राइस दे देंगे, उसमें बढ़ोतरी तकरीबन 170 से 80% हो गई। जो तेल है उसमें 100% का हो गया है। तो ये समझना जरूरी है। अभी इन्फ्लेशन की आपने बहुत बार सुब्रांत भाई से कोशिश किया, सुब्रांत भाई आंसर नहीं दे पाए। हाईएस्ट थी 12% और ऑन एन एवरेज जो था यूपीए शासनकाल में 8.6% है। आज का इन्फ्लेशन अगर बताएं तो 3.16% है, अप्रैल का बता रहा हूं। तो देखिए ऐसा है कि आप शासन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बुराइयां निकालने से नहीं होगा। प्रति व्यक्ति आय आपके जमाने में कितनी थी बताने की जरूरत है? आज 1,40,000 प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। तो हर तरफ बढ़ोतरी हुई है, नो डाउट। हम ये नहीं कहते कि इस गवर्नमेंट ने 100% सारे अच्छे काम कर दिए, लेकिन हाँ कम से कम 50% या हो सकता है 30% उस तरफ अग्रसर है जहां पे देश की योजनाओं पे देश के लोगों को लाभ पहुंच रहा है। लाभ की बात करें बैंकिंग सिस्टम में, पहले बताइए कि किसी के पास बैंक होता था? शौचालय कितने बना दिए गए। आप जल की योजनाओं को देख लीजिए, आप किसी भी योजना पे चर्चा कर लीजिए तो कहीं ना कहीं है। हम 100% इंपोर्ट करते थे हथियारों का। 2017 में जानते हैं कितना एक्सपोर्ट होता था? 1500 करोड़ का
एक्सपोर्ट करते थे, आज तकरीबन 1,46,000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आर्म्स एक्सपोर्ट की बात करूं, जो हमेशा आयात करता था वो निर्यात कर रहा है। तो आपको देखना होगा कि सारे समीकरण किस तरह से बैठे हैं, किस तरह से समाज चल रहा है, किस तरह से देश चल रहा है। नो डाउट, मैं नहीं कहता कि वैगन बोल रहा हूं, हो सकता है कुछ इस गवर्नमेंट में त्रुटियां हो गई है और त्रुटियां अब निकालिए, लेकिन ये बोल दीजिए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर का कारण भी था, आपको पता होगा 10 तारीख को जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बेस है वहां पे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल गिर गया था, रिसाव हो रहा था। इसके कारण कहीं ना कहीं 10 तारीख को अमेरिका का प्लेन भी आया था, वहां पे वो कारण था कि सीज फायर करना पड़ा। सीज फायर ट्रंप के कहने पे क्यों आप इतना बौखला रहे हैं? अगर ट्रंप ही सही है तो ट्रंप की हर बातें मान लेते हैं। ट्रंप की आप आधी बात मानते हो, आधी नहीं मानते हो, तो पूरी बात माननी पड़ेगी। सुब्रान भाई, आपको देखना पड़ेगा क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, 11 साल नहीं है, 111 साल की उपलब्धि है। कितना इंपॉर्टेंट किसी भी सरकार के लिए कि सिर्फ बातें कही ना जाए बल्कि पूरी करके दिखाई जाए। अकाउंटेबिलिटी मैटर्स, सिर्फ कह के नहीं बल्कि करके दिखाना जरूरी है। और क्या मोदी सरकार ने विकास को केंद्र में रखते हुए राजनीति को एक ऐसी धुरी पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर जनता सवाल भी पूछ सकती है और अगर वादे पूरे ना हुए तो उस पर सवाल भी उठा सकती है। मेरे से सवाल है? जी सर, आप ही से, अवधेश से। देखिए, इसको मोदी सरकार को अगर हम पुराने मापदंडों के अनुसार मूल्यांकन करेंगे तो सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। जैसे कवि अज्ञेय ने लिखा है कि ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो जो शब्दावलियां थी परंपरागत रूप से सरकारों के कामों के मूल्यांकन का, यहां तक कि देश और विदेश के स्तर पर, जब वो सब चीजें बदल रही है तो उसके खांचे में जो लोग देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसे 4 अवसर आए भारत में। आजादी के बाद तो नेहरू जी की सरकार थी, उस समय देश में व्यापक काम करने थे, अब उस पर मैं जाऊंगा नहीं। जो कुछ भी हुआ एक बदलाव हुआ। दूसरी सरकार 1977 में आई थी, जो इंदिरा जी को हरा के आई थी, उससे एक उम्मीद थी कि वो भारत में व्यापक बदलाव लाएगा, कुछ लाई, लेकिन 2.5 साल में वो सरकार खत्म हो गई। इस बीच में इंदिरा जी की 71 में सरकार आई थी, जिनके अनेक अवसर मिले। उस सरकार ने नीतियों को बदल के कुछ काम भी किया था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि भारत के लोगों के अंदर जो लंबे समय से अपने देश के बारे में सोच और समझ को लेकर भ्रम था, उसको बदला है, देशभक्ति का भाव पैदा किया है। दुनिया में भारत की छवि कैसी होनी चाहिए, भारत के रूप में उसकी जो ताकत है, सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, उसके आधार पर दुनिया की छवि बदली है। भाई, अपने पहले कार्यकाल के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के भाषण में कोई प्रधानमंत्री भारत के योग को ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड देशों का समर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है तो वहां से तो एक नई शुरुआत होती है ना। अब इस समय भारत यह है कि आज दुनिया के सारे देशों के अंदर यह भाव है कि भारत उठ के खड़ा हो रहा है। जो बड़े देश हैं उनके अंदर ईर्ष्या का भाव है कि अगर भारत खड़ा हो गया तो हम कहां रहेंगे। जो साउथ के देश हैं उनको लगता है कि भारत खड़ा होगा तो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। जो हमारे कंपेटिटर हैं उनके अंदर ये भाव लग रहा है कि भारत से अगर हम फिट नहीं बैठे तो दुनिया का सप्लाई चेन उनके हाथों में आ जाएगा। तो ऐसी जगह पर लाके भारत खड़ा हो गया और देश के एक एक आदमी के अंदर ये भाव है। जो विरोधी है उनको भी लग रहा है कि भारत अब बदला हुआ देश है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके दर्शकों से, क्या 15 अगस्त 1947 के बाद किसी ने कल्पना की थी कि देश का एक प्रधानमंत्री कश्मीर घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना के और तिरंगा झंडा लेकर के वहां चलेगा? ये देखने में छोटा भाव लगता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में तो लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए नहीं देखा उस दिन से। अगर किसी दिन सेना फहरा देती थी तो आधे घंटे के अंदर वहां पाकिस्तान का झंडा फहरा जाता था। और उसमें चीन और पाकिस्तान पर क्या क्या गुजरी होगी जरा कल्पना करिए। अब आप कुछ भी बोलिए सर, आप कुछ भी बोलिए, वो ऐसे होता नहीं है सर। थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हमला हम झेलते थे, अपने अंदर हम मैनेज लोगों ने करते कुर्बानी दी है, मैं ऑब्जेक्शन अपना कर रहा हूं आपके ऊपर कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी श्रीनगर में लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए, आप उनके योगदान को कम कर रहे हैं। मेरी इतनी सी आपत्ति है। मैं जानता था ये बीच में आएंगे। नहीं, बीच में आना कोई गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है कोई। स्वीकार किया, ठीक है, एक बार अवधेश जी की बात पूरी हो लेगी। हाँ, ना अपराध नहीं, अपराध नहीं, अपराध नहीं।
अपना नहीं उनको ठीक है, सवाल उन्होंने उठा। देखिए ऐसा है, सुनिए, मैंने ये कहा ही नहीं कि पहले के लोगों ने बलिदान नहीं दिया है, लेकिन उन बलिदानों को अपनी सीमाओं के अंदर सीमित रह के अंदर ही मैनेज करना और साहस करके सीमा पार नहीं करना, और साहस करके वंदे मातरम कश्मीर में नहीं बोलना और प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगा झंडा नहीं उठाना, ये उसमें कमी थी जो पूरी हुई है। ठीक है, लोग तो बलि दे ही रहे थे, लड़ ही रहे थे। आज अगर नहीं, मैं ये जो लास्ट बात कर रहा हूं, देखिए इस समय भारत में एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है। बगैर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के आधार बावजूद कोई देश ना अपने को पहचानता है, ना महाशक्ति बन सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। वो दाल रोटी खाएगा, उसी में सिमटा रहेगा। तो भारत का सामूहिक मानस बदला है कि हम दुनिया का अपनी सभ्यता और सोच के आधार पर नेतृत्व कर सकते हैं। उसके लिए हमको ताकत अर्जित करना है, आर्थिक भी, सैन्य भी, शैक्षणिक रूप से भी। उस दिशा में भारत बढ़ा है। ये बदलाव 11 वर्ष पहले इसकी कल्पना हम नहीं करते। मुझे एक बार हेडलाइंस के लिए, फिर दुष्यंत जी आप काउंटर रखिएगा जो अवधेश जी ने कहा और जो आपका इस पर ऑब्जर्वेशन है।